एक स्पिरिचुअल लीडर जो अपने ही देश में नहीं रह सकते। द दलाई लामा एंड चाइनाज लॉन्ग शैडो। दलाई लामा की कहानी एक बहुत ही स्पिरिचुअल है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बहुत है। तिब्बत के शांत मोनेस्ट्रीज से निकलकर एग्जाइल में बिजी स्ट्रीट्स तक का उनका सफर उनकी हिम्मत और अपने लोगों के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। दलाई लामा टिबेटन बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर हैं। ये रोल बहुत जिम्मेदारी वाला और रिस्पेक्टफुल होता है। वो सिर्फ रिलीजियस फिगर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए होप और परसेवरेंस के सिंबल हैं। वो पूरी दुनिया में रेवरेंस पाते हैं, पीस और कंपैशन के मैसेज के लिए जाने जाते हैं। उनकी टीचिंग सब रिलीजन्स के लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी इन्फेक्शियस स्माइल और जेंटल डिमीनर ने उन्हें दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया है। लेकिन उनकी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट से भरी रही है। तिबेटन ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल ने उनके स्पिरिचुअल जर्नी पर शैडो डाल दिया है। हिस्टोरिकल और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनके मिशन और मैसेज पर परमानेंट असर डाला है। 1959 से दलाई लामा एग्जाइल में रह रहे हैं। ये फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी तिबेटन कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया जाना उनके लिए एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग थी, जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरा था। चाइनीज रूल के खिलाफ फेल्ड अपराइजिंग के बाद उन्हें अपना होमलैंड तिब्बत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह अपराइजिंग ऑटोनॉमी वापस पाने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी, लेकिन इसका रिजल्ट चाइनीज फोर्सेस का हार्श क्रैकडाउन रहा। दलाई लामा का एस्केप बहुत डेंजरस था, डेंजर और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ। इस इवेंट ने डेकेड्स तक चलने वाले स्ट्रगल की शुरुआत की। तिबेटन डायस्पोरा तब से पूरी दुनिया में फैल गया है, अपने साथ होमलैंड की स्टोरीज और फ्री तिब्बत की होप लेकर। एग्जाइल में दलाई लामा का लीडरशिप इन डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के लिए होप की किरण रहा है। तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल इंटरनेशनल टेंशन का कारण रहा है। तिब्बत की सिचुएशन ने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स का ध्यान खींचा है। तिब्बत में चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बहुत आलोचना हुई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं। एग्जाइल में दलाई लामा की प्रेजेंस इस अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट की याद दिलाती रहती है। उनके स्पीचेस और पब्लिक अपीयरेंसेस अक्सर तिबेटन लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और ग्लोबल कॉन्शियसनेस में उनके स्ट्रगल को जिंदा रखते हैं। नॉन वायलेंस और डायलॉग के लिए उनकी कमिटमेंट ने उन्हें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाई है। नॉन वायलेंस की एडवोकेसी करते हुए तिबेटन ऑटोनॉमी के लिए उनकी एडवोकेसी चाइना के अथॉरिटी को चैलेंज करती रहती है। दलाई लामा का अप्रोच कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है। उनके एफर्ट्स ने कई लोगों को तिबेटन फ्रीडम के कॉज से जुड़ने के लिए इंस्पायर किया है। इस स्ट्रगल का असर तिबेटन प्लेटो से बहुत आगे तक है। तिबेटन इश्यू के जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस दुनिया के वेरियस पार्ट्स तक फैलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। दलाई लामा के इन्फ्लुएंस ने तिब्बत को ह्यूमन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर ग्लोबल डिस्कशंस का फोकल पॉइंट बना दिया है। दलाई लामा के ग्लोबल इन्फ्लुएंस ने तिबेटन कॉज की तरफ ध्यान खींचा है। इंटरनेशनल फोरम्स पर उनकी प्रेजेंस और वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग्स ने ग्लोबल अरीना में तिब्बत के इशू को जिंदा रखा है। डिफरेंट तरह के लोगों का सपोर्ट हासिल करने की उनकी एबिलिटी मूवमेंट को जारी रखने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। उनका मैसेज उन लोगों को इंस्पायर करता है जो उन्हें पीस का सिंबल और ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस मानते हैं। 1989 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिलना पीस और ह्यूमन राइट्स के लिए उनके लगातार एफर्ट्स को रिकॉग्निशन देता है। उनकी टीचिंग्स दुनिया भर में जस्टिस और इक्वालिटी के लिए मूवमेंट्स को इंस्पायर करती रहती हैं। इसकी वजह से चाइना और दलाई लामा को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है, के रिलेशंस में तनाव आ गया है। इंडिया में दलाई लामा की प्रेजेंस सिनो इंडियन रिलेशंस में एक मुद्दा रही है। इंडिया में तिबेटन कॉज के लिए सपोर्ट ने डिप्लोमेटिक लैंडस्केप को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। दूसरे ग्लोबल पावर्स के इन्वॉल्वमेंट ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तिबेटन इशू सिर्फ चाइना और तिब्बत के बीच का बिलैटरल मैटर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल है जिसमें कई नेशंस इन्वॉल्व्ड हैं। इन कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इस इंट्रिकेट सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। रशिया, जिसका तिबेटन बुद्धिज्म से खुद का हिस्टोरिकल संबंध है, उसे एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखना होगा। रशिया में बुद्धिस्ट कम्युनिटीज की प्रेजेंस
और तिब्बत से उसका हिस्टोरिकल कनेक्शंस जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में एक और डिमेंशन जोड़ते हैं। चाइना के साथ रशिया का रिलेशनशिप और तिब्बत पर उसका स्टैंस केयरफुल डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की मांग करता है। चाइना के साथ अपने अलायंस को मेंटेन करते हुए अपने खुद के बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को एक्नॉलेज करना डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। तिब्बतन इश्यू पर रशिया का अप्रोच कल्चरल और रिलीजियस कंसिडरेशंस के साथ नेशनल इंटरेस्ट्स को बैलेंस करने के ब्रॉडर चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। डिप्लोमेसी का डेलिकेट एक्ट चाइना और तिब्बतन कम्युनिटी दोनों के साथ उसके इंटरैक्शंस में दिखता है। दलाई लामा और तिब्बत को लेकर चल रहे टेंशंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यह सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, जो पॉलिसीज और अलायंसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। दलाई लामा की इंड्यूरिंग प्रेजेंस और तिब्बत का अनरिजॉल्व्ड स्टेटस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देता रहता है। तिब्बत से भागना पड़ा चाइनाज कैंपेन एंड द दलाई लामाज एग्जाइल। 1950 में चाइनीज फोर्सेस ने तिब्बत में मार्च किया और इस रीजन पर अपना क्लेम जताया। यह तिब्बतन हिस्ट्री में एक ट्यूमल्चुअस पीरियड की शुरुआत थी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में मिलाना चाहती थी। यह इन्वेजन बॉर्डर रीजन्स पर कंट्रोल मजबूत करने और चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स को बढ़ाने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इससे तिब्बतन लोगों के लिए काफी उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। इन्वेजन ने उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को खराब कर दिया, जिससे हर तरफ फियर और अनसर्टेनिटी फैल गई। चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस के मजबूत होने के साथ साथ परिवार बिखर गए और कम्युनिटीज को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बतन कल्चर और रिलीजन को दबाने के लिए पॉलिसीज लागू की। इन पॉलिसीज में चाइनीज लैंग्वेज और कस्टम्स को बढ़ावा देना शामिल था, जबकि तिब्बतन ट्रेडिशंस को नष्ट किया जा रहा था। प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के जरिए तिब्बतन आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की गई, ताकि वह चाइनीज सोशलिस्ट आइडियल्स के साथ अधिक मेल खाए। इसमें मॉनेस्टरीज को तबाह करना और मंक्स को जेल में डालना शामिल था। मॉनेस्टरीज, जो तिब्बतन स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ का केंद्र थे, को गिराया जाने लगा। मंक्स, जिन्हें रेजिस्टेंस का लीडर माना जाता था, को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ बुरा सलूक किया गया। चाइनीज इन्वेजन के समय दलाई लामा, जो उस समय बहुत छोटे थे, ने शुरू में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कोशिश की। उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ निगोशिएशंस में हिस्सा लिया, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा समाधान निकलेगा जिससे तिब्बत अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए चाइना के साथ रह सके। हालांकि तिब्बतन लोगों में बढ़ती अशांति 1959 में एक विद्रोह के रूप में सामने आई। तिब्बतन लोग दमनकारी नीतियों और अपनी सांस्कृतिक पहचान को खत्म किए जाने से परेशान होकर विरोध में सड़कों पर उतर आए। यह विद्रोह अपनी आजादी वापस पाने और अपने जीने के तरीके को बचाने का एक हताश प्रयास था। इस विद्रोह को चाइनीज मिलिट्री ने जल्द ही कुचल दिया। प्रतिक्रिया बहुत ही क्रूर थी। चाइनीज सैनिकों ने विद्रोह को दबाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। कई तिब्बतन्स मारे गए और क्रैकडाउन ने तिब्बतन लोगों में निराशा और हताशा की भावना को और बढ़ा दिया। अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए और आगे खून खराबा रोकने के लिए दलाई लामा तिब्बत से भाग गए। एक आम सैनिक के रूप में भेष बदलकर उन्होंने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। चाइनीज पेट्रोल से बचते हुए और खतरनाक इलाकों से गुजरते हुए उनका एस्केप हिमालयाज के पार एक खतरनाक यात्रा थी, जो उन्हें इंडिया ले आई। यह यात्रा खतरों से भरी थी, क्योंकि दलाई लामा और उनके साथियों को कठोर मौसम की स्थिति, मुश्किल पहाड़ी रास्तों और पकड़े जाने के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। वहां उन्हें शरण दी गई और उन्होंने धर्मशाला में एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की। इस नए बेस ने दलाई लामा को तिब्बतन ऑटोनॉमी के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने और तिब्बतन कल्चर को संरक्षित करने की अनुमति दी। हिमालय की तलहटी में बसा यह छोटा सा शहर तिब्बतन डायस्पोरा का केंद्र बन गया। धर्मशाला तिब्बतन कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट सेंटर बन गया, जो दुनिया भर से शरणार्थियों और समर्थकों को आकर्षित करता था। यह घटना चाइना और दलाई लामा के बीच रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट थी। दलाई लामा का निर्वासन तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच बढ़ती खाई का प्रतीक था, जिससे दशकों तक तनाव और संघर्ष चलता रहा। इसने तिब्बतन इशू में इंडिया के की प्लेयर के रूप में भूमिका को भी मजबूत किया। दलाई लामा और तिब्बतन कॉज के लिए इंडिया के समर्थन ने चाइना के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा कर दिया।
जिससे इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में एक जटिल परत जुड़ गई। दलाई लामा का निर्वासन टिबेटन ऑटोनॉमी के लिए एक लंबे और जटिल संघर्ष की शुरुआत थी। चुनौतियों के बावजूद दलाई लामा अपने लोगों के लिए एक अडिग समर्थक बने रहे। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टाइबेटन्स की परेशानी के बारे में जागरूकता फैलाने और चाइना के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन और डायलॉग का आह्वान करने के लिए किया। तिब्बतन बुद्धिज्म को कंट्रोल करने की चाइना की कोशिशें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने और अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने की उसकी इच्छा में जड़ें जमाए हुए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतन बुद्धिज्म को एक पावरफुल फोर्स के रूप में देखती है। वह इस रिलीजन की तिब्बतन लोगों को मोबिलाइज करने और संभावित रूप से उसके अथॉरिटी को चुनौती देने की क्षमता को पहचानती है। दलाई लामा सहित रिलीजियस लीडर्स के चुनाव को नियंत्रित करके चाइना अपने शासन के लिए किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना चाहता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसे फिगर हेड को स्थापित करना चाहती है जो उनकी बात माने। वे ऐसा कोई चाहते हैं जो पार्टी लाइन का पालन करे और तिब्बतन ऑटोनॉमी की वकालत न करे। इसके अलावा तिब्बत चाइना के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। ये चाइना और इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन के रूप में काम करता है। तिब्बतन बुद्धिज्म पर नियंत्रण चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में तिब्बत पर अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को वैध बनाने में मदद करता है। तिब्बतन बुद्धिज्म के एक ऐसे वर्जन को बढ़ावा देकर जो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेल खाता हो, चाइना दलाई लामा के प्रभाव को कमजोर करना और इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ये स्ट्रैटेजी तिब्बत में चाइना के लॉन्ग टर्म गोल्स का केंद्र है। अगली पीढ़ी, द दलाई लामा लिनेज एंड द स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। दलाई लामा की कहानी स्पिरिचुअल लीडरशिप, कल्चरल हेरिटेज और पॉलिटिकल इंट्रीग की है। यह कहानी सदियों पुरानी है और आज भी नई चुनौतियों का सामना कर रही है। चाइना तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट में उत्तराधिकार का मुद्दा एक विवादास्पद बिंदु है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले दलाई लामा तिब्बतन बुद्धिज्म और ऑटोनॉमी के लिए तिब्बतन लोगों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दलाई लामा को पारंपरिक रूप से रीइंकार्नेशन के माध्यम से पहचाना जाता है। इस प्राचीन प्रथा में एक ऐसे युवा लड़के की पहचान करना शामिल है जिसे पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। यह प्रक्रिया तिब्बतन बुद्धिस्ट विश्वासों और अनुष्ठानों में गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी मृत्यु के बाद तिब्बतन बुद्धिस्ट मंक्स एक ऐसे युवा लड़के की तलाश में निकलते हैं जिसे उनका पुनर्जन्म माना जाता है। यह तलाश संकेतों और दर्शन द्वारा निर्देशित होती है और इसमें अक्सर लड़के की पहचान की पुष्टि करने के लिए कई परीक्षण शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से भरी हुई है और तिब्बतन बुद्धिज्म का केंद्र है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन सदियों से चला आ रहा है, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप की निरंतरता और तिब्बतन कल्चर के संरक्षण को सुनिश्चित करती है। हालांकि चाइना ने अगले दलाई लामा के चुनाव को नियंत्रित करने का अपना इरादा जाहिर किया है। इस कदम को तिब्बत पर पॉलिटिकल कंट्रोल करने और दलाई लामा के प्रभाव को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। इससे तिब्बतन्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स में चिंता बढ़ गई है। कई लोगों को डर है कि चुनाव प्रक्रिया में चाइना की भागीदारी से एक ऐसे दलाई लामा की नियुक्ति होगी जो तिब्बतन लोगों की बजाय चाइनीज गवर्नमेंट के प्रति वफादार होंगे। वे इसे पॉलिटिकल गेन के लिए तिब्बतन बुद्धिस्ट फेथ में हेरफेर करने का एक स्पष्ट प्रयास मानते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म की स्पिरिचुअल और कल्चरल इंटेग्रिटी दांव पर लगी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कड़ी नजर रखे हुए है। चाइनीज गवर्नमेंट एक कठपुतली दलाई लामा स्थापित करना चाहती है। ये ऐसा व्यक्ति होगा जो चाइनीज रूल का समर्थन करेगा और तिब्बतन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कमजोर करेगा, जिससे तिब्बतन लोगों की आवाज दबा दी जाएगी। ये ऐसा व्यक्ति होगा जो चाइनीज रूल का समर्थन करेगा और तिब्बतन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कमजोर करेगा। इस तरह के कदम के गंभीर नतीजे होंगे क्योंकि यह न केवल तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडरशिप को बल्कि उसके पॉलिटिकल फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा। दलाई लामा ने खुद उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चाइनीज हस्तक्षेप को रोकने के लिए रीइंकार्नेशन की पारंपरिक प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इसमें सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना और अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना शामिल है। इस तरह का कदम अभूतपूर्व होगा और इसके लिए तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा सावधानीपूर्वक विचार और स्वीकृति की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में
दलाई लामा की संस्था की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। ये क्रांतिकारी विचार बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप और